नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड निर्वाचन आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग निर्वाचनों के संचालन के लिए शुरू कर दिया है। ये जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में झारखंड चुनाव आयोग एआई का उपयोग करते हुए मैनेजमेंट सिस्टम बना चुका है। इसमें चैट जीपीटी 3.5 का उपयोग किया गया है। कोई भी चुनाव से संबंधित जानकारी चाहिए तो एआई के उपयोग से निर्वाचन आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी बोलकर या लिखकर इसे ले सकते हैं। इसके माध्यम से जानकारियां सटीक और तेज गति से प्राप्त की जा सकती है। मालूम हो कि झारखंड निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। ये निकाय राज्य में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा निर्वाचनों का संचालन करता है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए एक इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बन चुका है। इसमें चैट जीपीटी का 3.5 का यूज किया जा रहा है। इसका माध्यम से कोई भी इलेक्शन का संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा उनका सीधे वहां पर पूछेंगे, मतलब ओरल में भी, वॉइस में भी, उनका टाइप भी करेंगे, वो सीधे आंसर दिया जाता है। उसी ILMS सिस्टम का तैयार पूरा हो चुका है। इसमें कितना भी ब्रेन बिगन तक यही है, वो पूरा कमीशन का कितना एक्ट है, रूल है, गाइडलाइंस है, मैनुअल है, उसका दिया जा रहा है। वो इंटरनेट से काम बात नहीं, मतलब इंटरेक्ट नहीं करते हुए अपने ओन डेटाबेस का माध्यम से उसमें कितना डिटेल दिया उसी के आधार पर वो जवाब देती है। इसमें कितना भी डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, ERO सुपरवाइजर है, उनका यूज किया सकते हैं। बेसिकली अभी किसी मैनुअल का रेफर करने के लिए आवश्यक नहीं पड़ेगी। प्रथम वहां पर पूछेंगे वो कहाँ पर ये डिटेल है, उसका साथ में आंसर देते हुए कौन सा मटेरियल का रेफर करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन का रेफर करना है, कौन सा पेज का रेफर करना, उतना तक वो जवाब दे रही है। इसमें वो सीधे वोटर के लिए यूज में नहीं रहेगी, फिर भी इलेक्शन करने के लिए इलेक्शन मशीनरी है, उसका एक यूनिफाइड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिल गया, उसी सिस्टम में सब होगी। इसलिए एक एरर फ्री इलेक्शन करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूज करेगी, वो इनडायरेक्टली वोटर का भी मदद करेगी। इधर जमशेदपुर में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बुधवार को जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में बैठक की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने मतदाताओं की सुविधाओं एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी मतदान केंद्रों का पुनः विश्लेषण करने का निर्देश दिया। सभी बूथों पर दिव्यांगों और 85 वर्ष के ऊपर के वृद्धजनों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। मतदाताओं के लिए पानी की सुविधा और मतदान कर्मी के रहने व शौचालय जैसी जरूरी चीजों के संबंध में जानकारी हासिल की। बैठक में एसएसपी किशोर कौशल, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, एडीएम अनंत कुमार, धालभूम एसडीओ पारुल सिंह, एनडीसी धनंजय, डीएसपी विधि व्यवस्था तौकीर आलम, परसुडी, पाकबेड़ा, सुंदरनगर, जुगसलाई के थाना प्रभारी मौजूद थे। इस संबंध में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि जमशेदपुर प्रखंड में बन रहे क्लस्टर में पोटका और जुगसलाई विधानसभा की कई बूथ आते हैं। इसमें जितने भी क्लस्टर बन रहे हैं उनमें क्या सुविधा रहेगी, इसकी समीक्षा की गई है। यहाँ स्ट्रांग रूम भी बनाए जाएंगे ताकि उसमें जितने भी पोलिंग पार्टी और रिजर्व ईवीएम को रात में रखा जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में कोई भी अति संवेदनशील या संवेदनशील बूथ नहीं है। सभी बूथों में किस प्रकार से पुलिस जवानों को तैनात किया जाना है, इस पर एसएसपी ने समीक्षा की है। सभी पोलिंग बूथ पर क्या क्या उपलब्ध कराया जाना है, कितने लोग क्लस्टर में रुकेंगे, इसकी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि सभी चेक नाका पर एक एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और कड़ाई से जांच करने के बाद ही उन्हें छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि शांत और स्वतंत्र तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए तैयारी की जा रही है। 12 अंतर्राष्ट्रीय और 6 अंतर जिला चेक नाका बनाए गए हैं, जहां लगातार जांच चल रही है। सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुकम्मल विधि व्यवस्था कायम रखें। जमशेदपुर प्रखंड में बैठक करी। यहाँ पर बन रहे सभी क्लस्टर्स में जमशेदपुर प्रखंड में पोटका और जुगसलाई के कई हमारे बूथ आते हैं। तो इसमें सभी जितने भी हमारे क्लस्टर बन रहे हैं उन क्लस्टर्स में क्या सुविधा रहेगी, उनमें इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे ताकि सभी पोलिंग पर्सनल और जो हमारी रिजर्व ईवीएम्स रहेंगी
उनको हम रात में उसमें रख सकें और किसी भी तरीके के हमारे अनटुवर्ड इंसिडेंट्स ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने गहन समीक्षा करी। हमारे यहाँ पर इस बार कोई भी सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ अब नहीं है, अब क्रिटिकल है, वल्नरेबल बूथ्स हैं, उन सभी का हम लोगों ने एनालिसिस किया और उसी हिसाब से पुलिस फोर्स का किस तरीके से आकलन किया जाएगा वो एसएसपी साहब ने गहन उसकी समीक्षा करी। साथ ही साथ सभी एएमएफ क्या क्या उपलब्ध करवानी है सभी पोलिंग बूथ पर और क्लस्टर पे भी, और कितने लोग किस क्लस्टर पर रुकेंगे उसका एनालिसिस कम्प्लीटली किया गया। इस एनालिसिस के साथ साथ हम लोगों ने ये भी एनालिसिस किया कि कितने बुर्का क्लैड हमारे बूथ रहेंगे, और साथ ही साथ जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को और 85+ को सुविधाएं दी जानी है, ताकि एक कंप्लीट सभी 100% हम लोग वोटिंग की तरफ बढ़ सकें। इस तरीके के हमने प्रयासों को देखा और स्वीप की एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ करनी है उसके भी दिशा निर्देश दिए। किस तरह की व्यवस्था रहेगी? अब बॉर्डर में हमारे सभी चेक नाका अभी एक्टिव हो चुके हैं और उन सभी क्षेत्रों में हमारे मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं, पुलिस फोर्स तैनात है। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और सभी बूथ को भी एनालिसिस किया जा रहा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहीं पे भी अगर हमें आशंका है तो उसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से मैन करेंगे। किस तरह के संवेदनशील बूथों में किस तरह की सुरक्षा? देखिए, सुरक्षा के जो अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी या जिला बल लगाए जाएंगे, उसकी एक पूरी एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई है, उसका पूरा एक विश्लेषण किया गया है और उसके अनुरूप फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बिल्कुल शांत और स्वतंत्र तरीके से पूरी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लगातार प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ 12 अंतर्राज्यीय और 6 अंतर जिला चेक नाके भी जिले के अंदर एक्टिवेट किए गए हैं, जहां कंटिन्यूअसली चेकिंग चल रही है और कंटिन्यूअसली सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में मुकम्मल तौर पर विधि व्यवस्था को चुनाव को ध्यान में रखते हुए कायम रखें। बताया कि अंतर्राज्यीय चेक नाके ऑलरेडी 12 कार्यरत हैं, जिसमें कि 7 पश्चिम बंगाल के साथ हैं और 5 उड़ीसा के साथ हैं। इसके अलावा जो पड़ोस के ज़िले के जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनसे वरीय स्तर के भी जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी अंतर्राज्यीय समन्वय के लिए बैठकें पहले भी हो चुकी हैं और लगातार संपर्क में हैं लोग कि किसी भी प्रकार से जिस प्रकार के आप अपराधियों के मूवमेंट की बात कर रहे हैं या कैश या लीकर या अन्य चीज़ों के अगर फ्लो की बात कर रहे हैं तो उनको पूरी तरीके से हम लोग कटेल करें, पूरी तरीके से उस पर चेक रखें। इसके लिए सभी लोग सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं। इधर दक्षिण पूर्व रेलवे की प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर अंजना मल्होत्रा अपने 1 दिवसीय दौरे पर बुधवार को चक्रधरपुर पहुंची। यहां उन्होंने रेलवे अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में कैंटीन एवं डिजिटल रेडियोग्राफी का उद्घाटन किया। प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर अंजना मल्होत्रा ने सबसे पहले रेलवे अस्पताल में खुले डिजिटल रेडियोग्राफी और स्वास्थ्य सदन के नाम से कैंटीन का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस उद्घाटन में रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौड़ और चक्रधरपुर रेल मंडल के मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर एसके मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद थे। उद्घाटन के बाद डॉक्टर अंजना मल्होत्रा के द्वारा रेलवे अस्पताल के पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, शिशु वार्ड, जच्चा बच्चा वार्ड, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, ड्रेसिंग रूम, दवाखाना, लैब, किचन रूम, ओपीडी, आउटडोर, इंडोर सहित अस्पताल के सभी विभागों और कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनसे अस्पताल की व्यवस्थाओं और मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। अस्पताल की व्यवस्था, रखरखाव और कुशल प्रबंधन देखकर और सुनकर वे काफी संतुष्ट हुई। इसके बाद अस्पताल के सभा कक्ष में पीसीएमडी के स्वागत को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रेलवे अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसके मिश्रा ने पीसीएमडी अंजना मल्होत्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शांतनु सिंह के द्वारा एक प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके माध्यम से ये जानकारी दी गई कि कैसे रेलवे अस्पताल लगातार सफलतापूर्वक मरीजों का सफल इलाज कर रहा है। हॉस्पिटल तो बहुत ही बढ़िया, इतने अच्छे फैसिलिटीज़ हैं जो बहुत अच्छे बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं। स्पेशली ओटी, लेबर रूम, गायनी वार्ड, ये सब बहुत वेल डेवलप्ड है और कोविड में भी इस हॉस्पिटल ने बहुत सराहनीय काम किया। और ये डायलिसिस यूनिट, फिर ब्लड बैंक, ये नए इनिशिएटिव्स हैं जो हॉस्पिटल को दिन ब दिन आगे बढ़ाए। और कुछ आगे का प्लान है मैडम, कैसे हॉस्पिटल को? वो तो अब 2nd फ्लोर डॉक्टर मिश्रा ने बोला बनाने की कोशिश में है, नया एक विंग बनने का है। और तीसरा सीटी स्कैन का भी अगर पीपीपी मोड में हो जाए तो इस इलाके के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। We don't have any
infrastructures to run our OPD, our pathology, our diagnostic too. And within 1 or 2 years, this is reset into a completely spectacular buildings with lot of infrastructures. Madam, our next project is to install a CT scan facilities with PPP mode, and we are on the job now. Our second is to have a comprehensive OPD complex for all doctors with the general duty medical with general medical practitioners and specialists, so that patient need not have to go from here and there, with a medical distancing counter with the latest of HIMS protocols. Madam, our second vision is to have a second floor in the new complex, so that the administrative building will be shifted with a single point of administrations, and my office will be converted to the better diagnostics and for patients' relatives like that. So my vision is very big visions, and I need your blessings, your cooperations to fulfill those. और इधर कोल्हान के लाइफलाइन माने जाने वाले टाटा सरायकेला सड़क मार्ग पर दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा तत्काल उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस कारण मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिस पर सरकार और प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है। झारखंड के मुख्यमंत्री के गृह जिला एवं विधानसभा क्षेत्र में व्यस्तम टाटा सरायकेला सड़क पर रोजाना औसतन 2 से 3 दुर्घटनाएं घटित होती है। इनमें से अधिकांश मौतें केवल समय पर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज नहीं मिलने के कारण हो जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते 6 महीने से भी अधिक समय बीतने के बावजूद इस मार्ग पर JRDCL एम्बुलेंस की सेवा पूरी तरह ठप है। कंपनी द्वारा एम्बुलेंस में ईंधन नहीं भराया जा रहा, वहीं चालकों को भी हटा दिया गया है। नतीजतन एम्बुलेंस सड़क किनारे शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री के गृह जिला में ये हाल है तो सोचिए जरा अन्य स्थान पर क्या हाल होगा। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 भी जिले में पूरी तरह से कारगर नहीं है। इस मामले पर ना तो परिवहन विभाग गंभीर है, ना ही सरकार और ना ही स्थानीय प्रशासन। JRDCL द्वारा एम्बुलेंस सेवा रोके जाने के विरुद्ध भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि JRDCL के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराएंगे। कि लोगों को इलाज के अभाव से मृत्यु हो रही है। अगर JRDCL जो एग्रीमेंट के मुताबिक अगर अपना एम्बुलेंस रखता और अगर मरीज जो दुर्घटनाग्रस्त मरीज को अगर समय पर इलाज हो जाए तो उससे जान बच सकती है। पिछले 24 तारीख को एक दुर्घटना हुआ था जो गम्हरिया में, ये वहाँ जो दुर्घटनाग्रस्त मरीज का मृत्यु का सबसे बड़ा कारण ही ये था कि उसको समय पर उसको इलाज नहीं हो पाया। वो आदमी करीब 20-25 मिनट तक सड़क के किनारे पड़ा रहा। मैं पुलिस वाले से मैं जब बात किया तो बोले कि हम बहुत प्रयास किए कि उसको एम्बुलेंस JRDCL के लोगों से बात किए, 3 नंबर पे हम बात किए, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन ऑफ था। हम दर्ज करेंगे JRDCL पर, हम लोग हत्या का मामला दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि ये पहला घटना नहीं है, बहुत सा घटना। आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इससे पहले मामला को उठाते आ रहे हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य रहा है जिसने कला के क्षेत्र में बड़ा नाम रोशन किया है। यहाँ के कई स्थानीय कलाकार बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी कला का प्रदर्शन कर एक अलग पहचान बना चुके हैं। झारखंड भर में कई लोकेशंस में फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है। 5 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही हिंदी फीचर फिल्म द लॉस्ट गर्ल का भी रांची कनेक्शन है। इस फिल्म के संगीतकार विवेक अस्थाना रांची के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी सफलता का परचम लहराया है, साथ ही कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। विवेक सहित रांची से जुड़े सभी कलाकारों के लिए ये बड़े गर्व और खुशी की बात है। रियल स्टोरी को हमने रिराइट किया, तो इसमें जो घटनाएं हैं वो घटी हुई घटनाएं हमने रिक्रिएट किया फिल्म के हिसाब से। उसको जो है जब आप चलते हैं हरियाणा तो हांसी के पास घटी हुई है, और ये शूट भी हांसी में ही हुआ है। और वहाँ के पास में एक गाँव है राखीगढ़, जो स्पेशली वहाँ शूट किया गया क्योंकि वहाँ पे 84 शूट करना बहुत आसान था, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड उस गाँव में बहुत कुछ मिला है। और सरकार ने वहाँ पे डेवलपमेंट यानी कंस्ट्रक्शन रोक, हमें वहाँ 1984 शूट करना बिल्कुल बेहतरीन रहा पीरियड फिल्म के लिए। तो देखिए पीरियड फिल्म करना बहुत टफ होता है, उसमें आप अगर आप 84 की बात कर रहे हैं तो आज की चीज आप नहीं दिखा सकते, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। 84 है तो छोटे से प्रॉप से लेकर के पीछे का वॉल था, तो इस क्रिएशन में हम और हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं आदित्य रंगोलिया, उनकी बड़ी भूमिका रही। अगर आपने बाजीराव मस्तानी देखा होगा,
सोच समझ के जब करने की कोशिश करते हैं और उसको सहज बनाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए दिक्कत की बात आती है। लेकिन वो करते हैं। बच्चों के लिए तो आसान हो जाता है, कई चीजें आसान हो जाती है क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा ये नहीं होता, और जो वो करती हैं वो लगने लगती हैं तुरंत। जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो रेगुलर वहाँ थिएटर करते हैं लेकिन रेगुलर एक्टिंग प्रोसेस में नहीं है, तो उन लोगों को लगता था जैसे हम लोग एक्ट कर रहे हैं कभी सीन में, तो कई सारे वो थे उसमें उनको लगता था कि मैं हर सीन में रहूं, तो वो कोशिश करते थे कि जब हम लोग का सीन चल रहा तो वो बीच में आ जाते थे कि मुझे नहीं शूट कर रहे, मतलब मेरा सीन अभी नहीं आया। तो उनको ये नहीं पता होता था कि एक सिलसिलेवार ढंग से कहानी चलती है उसमें, तो वो लोग कभी भी कहीं भी आ जाते। एक तो हरियाणा है, हरियाणा का आपने सुना हुआ ह्यूमर बहुत अलग होता है, तो उनको समझाने पर भी कुछ बोल देते थे, वो उनको समझा नहीं सकते थे ऐसे करके, तो वो इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि हम लोगों ने तभी तक सुना था उनके कि इतना अच्छा ह्यूमर होता है, वो देखा हमने सामने, बहुत ही गजब। वैसे तो जमशेदपुर में पर्यटन की दृष्टिकोण से कई ऐसे मनोरम स्थल है जहां केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी सैलानी आते हैं। इनमें से जुबली पार्क सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ निको पार्क में बना नया वेव पुल लोगों को खास तौर पर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जैसे जैसे गर्मी नजदीक आती है, पानी के किनारे समय बिताने का विचार और अधिक आकर्षक हो जाता है, जबकि समुद्र तट कई लोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। वेव पुल एक रोमांचक विकल्प प्रदान करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में वेव पुल तेजी से लोकप्रिय हो गए हैं। कई मनोरंजक पार्क और वाटर पार्क उन्हें मुख्य आकर्षण के रूप में पेश करते हैं। इसी क्रम में जमशेदपुर के जुबली पार्क स्थित निको पार्क में भी वेव पुल का निर्माण किया गया है, जो सैलानियों को खूब भा रहा है। यहाँ पर आए हुए जमशेदपुर वासियों ने बताया कि जो मजा पुरी और मुंबई के समुद्र तट पर उन्हें मिलता था, वह अब घर के नजदीकी वेव पुल में मिलने लगा है। ये वाटर पार्क गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए एक मजेदार स्थान बन जाएगा। इस वाटर पार्क के इंचार्ज अमित कुमार का कहना है कि यहाँ पर 1 से 1,500 तक भी लोग एक साथ आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उठाना चाहिए। अभी कम से कम कैपेसिटी आपका कम से कम अभी अगर एक साथ 1000-1200 लोग भी आ जाए तो इसमें जाके ये 3 पुल है हम लोग का टोटल, बड़ा लोग के लिए, एक छोटा बच्चा लोग के लिए, तो 1000-1200-1500 लोग भी अभी खप सकते हैं। वेव पुल हम लोग का नहीं था, वेव पुल हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं अभी फिलहाल, जो अभी 2-3 दिन पहले से चालू हुआ है और बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे लोग। ले रहे हैं यहाँ पे बस अपने पूरे परिवार के साथ में यही मस्ती करने के लिए हम लोग वाटर पार्क आए हैं। वहीं जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत कीताडी गाड़ीवान पट्टी के डीपू टोला निवासी चंदू महाली के घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण व नकदी की चोरी कर ली। इस मामले में गृह स्वामी ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। चंदू महाली ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि मंगलवार की रात्रि में घर से सभी सदस्य भोजन करने के बाद एक कमरे में सोने चले गए थे, जबकि दूसरे कमरे में ताला बंद कर दिया गया था। बुधवार की सुबह जब सोकर उठे तो कमरे का ताला टूटा हुआ पाया। घर के भीतर जाने पर सारा सामान बिखरा हुआ था और चोर अलमीरा में रखे सारे गहने रुपए लेकर फरार हो गए थे। चोरी गए सामानों में लगभग 5,000 रुपए के चांदी का 2 जोड़ा माला, 80,300 रुपए के सोने का एक चेन, लगभग 36,000 रुपए का 4 जोड़ा सोने का झुमका, 25,000 रुपए की 5 जोड़ी चांदी की पायल, नगद 14,800 रुपए शामिल है। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घर के लोगों ने इसकी जानकारी भाजपा नेता विमल बैठा को भी दी। वे भी घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया, साथ ही पुलिस से बात कर मामले का खुलासा करने की मांग की। यहाँ का लाइन भी काट दिया गया लोगों ने। लाइन काट के चोरी किया है। लाइन काट के उसके बाद जो है ताला को तोड़ के ये सब पूरा चोरी किया गया। ये देखिए बताइए जुगसलाई विधानसभा ट्रैफिक कॉलोनी के बीच में ये बस्ती आता है, जहाँ पे संजय जी के घर में चोरी हुआ है। और लगभग कितना का चोरी हो गया? उसमें आपका हमारा फंड में पैसा था 14,800 रुपये था, और सोना गहना चांदी सब जो थे बच्चे लोग के लिए रखे हुए थे, वो सब सारा
चोरी हो गया, कागज पत्र भी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी, पासबुक वगैरह, गाड़ी का लाइसेंस वगैरह सब टोटल ही चोरी। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 3 नंबर स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्लांट में ठेका मजदूरों ने पहुंचकर रोजगार की मांग की। मजदूर यूनियन के बैनर तले मजदूर प्रबंधन से वार्ता करने के लिए पहुंचे थे। मजदूर यूनियन के दामू महाली ने बताया कि प्लांट में नए ठेका कंपनी को ठेका मिल चुका है। ऐसे में मजदूर कंपनी से रोजगार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है तो उन्हें पुनः कार्य पर रखकर उत्पादन शुरू कर देना चाहिए। इसे लेकर प्रबंधन से वार्ता होनी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रबंधन द्वारा नोटिस जारी कर काम से बैठाए गए मजदूरों को पुनः काम पर वापस बुलाया जाएगा। फिर जगाने का हम लोग बात कर रहे हैं। पूर्व में 3 महीना का टेंडर हुआ था 45 मंडेज का, उसमें जनवरी महीना में ख़त्म हो गया है। जनवरी महीना में ख़त्म होने के बाद में ये टेंडर का प्रक्रिया इतना लंबा कर दिया है। अभी खैर टेंडर हो गया है, 3 महीने का है और 45 मंडेज का ही टेंडर है। सवाल है कि आज हम लोग मैनेजमेंट को फिर अवगत कराने के लिए वर्क ऑर्डर मिलने के बाद में 10 दिन का टाइम होता है, वो आज 10 दिन आज पूरा हो जाएगा। तो हम लोग का कहना है कि कल भी पूर्व में हम लोग बात किए, पूरा प्रोसेस अभी तक रेडी नहीं हुआ है, आज 12-1 बजे तक हो जाएगा। तो हम लोग का कहना है कि आज अगर आप कर रहे हैं पूरा करके सूची लगा दीजिए। हम लोग कोई आंदोलन भी नहीं करेगा, कुछ नहीं। हम लोग को कल से ड्यूटी होना चाहिए। इस रूप पर ही अवगत कराने के लिए मैनेजमेंट से हम लोग बैठे हुए। और जमशेदपुर के सोनारे स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में राजस्थान युवक संघ की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इसमें कोलकाता से आए हुए भास्कर एंड टीम द्वारा बेहद ही मनमोहक गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में राधा कृष्ण का रूप धरे कलाकारों ने अपने कला का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कलाकारों ने कृष्ण लीला की बेहद ही मनमोहक प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम को मारवाड़ी समाज का पूर्ण सहयोग मिलता है। इसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए भोजन भी प्रबंध किया जाता है। पिछले 5 वर्षों से संयोजक सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित होते आ रहा है। इस बार भी कार्यक्रम में लोगों की भीड़ उमड़ी। उत्पन्न हो और मन में जो द्वेष का भावना चले जाए, यही है जो राधा कृष्ण का उत्पत्ति, प्रेम को उत्पत्ति है। और राधा जी है वो प्रेम को उत्पत्ति है, वो किसी का अवतार नहीं है। वो प्रेम का जो सृजन हुआ है वो राधा जी से द्वारा ही हुआ है। जो बंसुरी उन्होंने बनाई है वो राधा जी ने बनाई है। और मोर नृत्य जितना भी डांस है उसके आचार्य हमारी राधा जी हैं। और राधा जी का नाम करिए, आपका सब काम हो जाएगा पूरा। जय राधे राधे राधे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।